वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास में पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप इस चैनल पर विजिट करेंगे, आसानी से क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये सारे निकाय मैंने आपको बताए हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो आज कंप्लीट करके हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए। अभी जो समय बच गया है या फिर अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अब ढीले पड़ गए हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप पहले कर रहे थे। पीसीएस के एग्ज़ाम होने के बाद आपको पैटर्न पता चल रहा है कि आयोग किस तरीके से बदल रहा है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आर का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद जो पीसीएस का हुआ, इससे आपको ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न आगे क्या रहने वाला है। और ऐसे आराम से बैठ जाने से या आप ये सोचें एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब प्रिपरेशन करने से तो फिर सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जिनको पढ़ना है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगातार लगे हुए चुपचाप। तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी जो आप कंटेंट इस चैनल से पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपने पिछला नहीं पढ़ा है। साथ में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर नहीं है, आप उतने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने पिछले एग्जाम दिए, उसमें आपको आइडिया लग गया होगा आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप अभी पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बेस्ट है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ही फॉलो करते हुए उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। डेली ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। कंप्लीट कोर्स अभी भी ले सकते हैं क्योंकि क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। क्रैश कोर्स में आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है, साथ में प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो वो चाहे टेस्ट सीरीज हो या क्लासेस के फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। और जो यूपी पीसीएस 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो भी अभी से जुट जाएं। ये मैं इसलिए जानकारी आपको अलग से दे रही हूँ क्योंकि अभी भी आपको कंफ्यूजन है, आप पूछते हैं, अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, और फिर आप क्या करेंगे जब एग्जाम टाइम आता है तब आप लोग बोलना शुरू करते हैं मैम ये टॉपिक नहीं हुआ, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। ऑलरेडी हो रहे हैं टॉपिक, दोबारा करने से बेहतर आप एक बार साथ में कर लीजिए। या कोई टॉपिक आपको लग रहा है इसमें कंफ्यूजन है और आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वो भी अपनी क्लास में कवर कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें सबसे पहला निकाय पढ़ना है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है कब हुई? 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना जो थी वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। तो इस प्रकार ये एक तरह का संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका क्या करता है, फिर निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में जो शिकायतें हैं इनकी अपील की सुनवाई करता है। आयोग में आरंभ में गठन के समय 5 आयुक्त थे, जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त था, और वर्तमान में 2019 तक की बात की जा रही है, लेटेस्ट डेटा है। अभी मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं, और इन सभी की जो नियुक्ति है वो किसकी सिफारिश पर होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। तो इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है, जैसे कि 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। मतलब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो केंद्र सरकार निर्धारित करे या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। अर्थात एक बार चयन होने के बाद इनका दोबारा जो नियुक्ति है वो नहीं हो पाएगी। फिर राज्य सूचना आयोग पढ़ना है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया था, तो इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग ना कि साथ में राज्य स्तर पर भी राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। तदनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है। तो राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका क्या करेगा, निराकरण करेगा। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में जो शिकायत हैं, जो अपीलें हैं, उनकी सुनवाई करता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा
और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या कितनी 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पे होगी, जैसे कि केंद्र में होती थी, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार और प्रशासन आदि का भी विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े ना हों, कोई लाभ का पद ना धारण कर रहे हों, या फिर वे कोई लाभ का व्यापार का उद्यम भी ना करते हों, कोई ऐसा व्यापार भी ना कर रहे हों, कोई ऐसा उद्यम ना कर रहे हों। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा, दोनों में से जो भी पहले होगा, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता भी नहीं होती है। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई संथानम समिति, जो कि 1962 में गठित की गई थी, इनकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक सांविधिक संस्था और ना ही संवैधानिक है। तो सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे और सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव के तहत सूचना देने वालों द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने हेतु अभिकरण बनाया गया। उक्त प्रस्ताव को विसल ब्लोअर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे? तो एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे, जो कि अध्यक्ष होंगे, और इसके साथ साथ वह 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। अन्य सदस्य में कौन कौन होगा? लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, अब अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 4 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक। अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो निकाय, वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो सीबीआई की जो गठन है वो 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। तो मंत्रालय पूछा जा सकता है या मंत्रालय मैच करने को भी आ सकता है। उसकी स्थिति वहां के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक निगरानी के मामले देखता था, का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। तो सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित जो संथानम आयोग है, इनकी सिफारिश पर की गई। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा व ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल की भी सहायता करती है। तो निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है, उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक तथा इसके अतिरिक्त निदेशक होता है, और इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस रैंक के अन्य कार्मिक भी होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 5000 कार्मिक होते हैं। लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। तो ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिलती है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों की जांच करने का अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। सीबीआई भारत की ओर से इंटरपोल सदस्य देशों के साथ समन्वय करता है। सीबीआई कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। तो आज ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।